हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपन आज पढ़ेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी प्रैक्टिकल जो बुक है ज्योग्राफी की भूगोल की प्रयोगात्मक कार्य, उसका भाग फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी और आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल बुक है भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य। इसमें चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है मौसम यंत्र और मानचित्र और चार्ट। मौसम यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे और मौसम जो चार्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले समझते हैं मौसम क्या होता है। मौसम किसे कहते हैं? दोस्तों मौसम और जलवायु ये दोनों शब्द आपने सुने होंगे। दोनों क्या सेम है क्या? नहीं, ये दोनों अलग अलग है। एक लंबे समय के लिए जो मौसमी घटनाएं होती है, यानी कि जो दीर्घकालीन मौसमी घटनाएं होती है, वो तो होता है आपका क्लाइमेट यानी कि जलवायु। और जो अल्पकालीन जो मौसमी दशाएं होती है उसे हम कहते हैं मौसम। यानी कि मौसम जो है वो आपके दिन में भी चेंज हो सकता है 2-3 बार, लेकिन जलवायु जो होता है वो एक 30-40 वर्षों का एक सम्मिलित टेम्परेचर, सम्मिलित वर्षा, सम्मिलित आर्द्रता, यानी कि अपन कह सकते हैं कि लगभग 50 वर्षों का औसत तापमान, औसत वर्षा ही क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। जबकि मौसम क्या होता है? अल्पकालीन होता है, एक दिन में भी कई बार चेंज हो सकता है। तो मौसम की सीधी सी डेफिनेशन क्या हो गई, सीधी सी परिभाषा मौसम की ये हो गई कि दैनिक या 2 दिन में या 4 दिन में या दिन में भी 2-3 बार जो मौसमी दशाएं जो बदलती है या अल्पकालीन जो मौसमी दशाएं होती है उसे हम मौसम के नाम से जानते हैं। मौसम के तत्व क्या क्या होते हैं, यानी कि मौसम में कौन कौन से जो फैक्टर है वो मौसम को डिफाइन करते हैं, मौसम को परिभाषित करते हैं। तो मौसम में अपन एक तो टेम्परेचर देखते हैं कि तापमान कम या ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा हम आर्द्रता को देखते हैं, इसके अलावा वायु दाब है ना, एयर प्रेशर को, इसके अलावा पवन और इसके अलावा मेघाच्छादन। ये सब क्या करते हैं? मौसम को प्रभावित करते हैं, मौसम की कंडीशन को प्रदर्शित करते हैं कि मौसम ठंडा होगा, गर्म होगा, बारिश वाला होगा, सूखा होगा। ये मौसम को डिफाइन करने वाले कौन से होते हैं? तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, पवन और मेघाच्छादन। यानी कि इनको अपन क्या कह सकते हैं? मौसम के तत्व कह सकते हैं। भारत में मौसम विभाग यानी कि IMD, इंडियन मौसम डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी 1875 में, 1875 में हुई थी। पहले जो इसका मुख्यालय था वो कोलकाता था, लेकिन इसे बाद में मुख्यालय को चेंज कर दिया गया और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। यानी कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में, उस समय का जो कार्यालय था, जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। आगे देखें मौसम का पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान क्या होता है दोस्तों? मौसम पूर्वानुमान का मतलब होता है कि जिस समय पर कोई मौसमी घटना होने वाली है, बारिश होने वाली है, ओला पत्थर होने वाला है या कोई प्रचंड तूफान आने वाला है, उसके 24 घंटे या फिर 48 घंटे पहले उसकी सूचना प्राप्त कर लेना। अपन ने जो सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं, जो अपन ने अभी पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो उपग्रह होते हैं है ना, वो उपग्रह क्या करते हैं? इसकी पहले हमें जानकारी दे देते हैं। तो मौसम की पहले जो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं उसे हम मौसम का पूर्वानुमान कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, किस किस चीज़ में ये सहायता करता है या मदद करता है? तो देखिए दोस्तों, किसानों को अपने पशुओं को या फिर अपनी फसल को बचाने के लिए जो अपना मौसम विभाग है वो सूचनाएं जारी कर देता है कि मौसम इस तरीके से चेंज होने वाला है, तो वो अपने सिक्योर कर लेते हैं अपने अनाज को या फिर अपने पशुओं को। इसके अलावा जो नाविक होते हैं, जो जहाज चलाने वाले होते हैं, वो भी सुरक्षित हो जाते हैं। इसके अलावा जो मछुआरे हैं, जो समुद्र में दूर तक चले जाते हैं, वो भी वापस लौट जाते हैं। इसके अलावा कई वायुयान जो होते हैं वो भी अपनी सेवाएं या वायु सेवाएं रोक देते हैं। ये इसका फ़ायदा होता है मौसम के पूर्वानुमान का। समझ गए? अब मौसम प्रेक्षण के स्तर। अब प्रेक्षण क्या होता है? प्रेक्षण जैसे अपन ने पढ़ा, मानचित्र प्रक्षेपण पढ़ा। मानचित्र प्रक्षेपण का मतलब क्या हुआ कि त्रिविमीय आकृति को द्विविमीय आकृति में चेंज करना, यानी कि पृथ्वी की आकृति को एक समतल कागज पर उतारना क्या कहलाता है? मानचित्र प्रक्षेपण कहलाता है। अब यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं? मौसम प्रक्षेपण, यानी कि मौसम की जो भी टेम्परेचर है, जो भी ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता है, जो वर्षा की मात्रा है, उसे रिकॉर्ड करना, उसे उतारना, वो क्या कहलाता है? मौसम प्रक्षेपण कहलाता है। अब ये मौसम प्रक्षेपण जो है इसके 3 स्तर होते हैं। एक तो धरातल पर, एक वायु में
और एक सैटेलाइट के माध्यम से, उपग्रहों के माध्यम से। यानी कि धरातल पर कुछ ऐसे यंत्र रखे जाते हैं जो तापमान को, आर्द्रता को, वायु दाब को, इसके अलावा वायु की दिशा को, इसके अलावा वर्षा की मात्रा को आदि को क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। और उस रिकॉर्ड को फिर अपन क्या कर लेते हैं, उस यंत्र से उस पाठ्यांक को अपन अपने पास में रिकॉर्ड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो ये 3 स्तर के होते हैं। एक तो सैटेलाइट हमें मौसम के बारे में जानकारी देता है, मौसम की जो आर्द्रता है या जो बारिश है इनके सब के बारे में जानकारी देता है। दूसरा, वायु में भी कुछ ऐसे यंत्र रहते हैं जो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा धरातल पर, सरफेस पर भी कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो हमें मौसम के विभिन्न तत्वों की जानकारी देते हैं। हम इस चैप्टर में सिर्फ धरातलीय जो मौसम वेधशालाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो उपग्रह प्रणाली जो थी उसको अपन ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ लिया था कि किस तरीके से उपग्रह जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किए जाते हैं और वो किस तरीके से धरातल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। ये अपन ने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था, जैसे कि भारत में इनसेट। इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम सिर्फ धरातलीय जो वेधशालाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब धरातलीय वेधशालाएं क्या हो गई दोस्तों? धरातलीय वेधशालाओं का मतलब हो गया एक ऐसा स्थान, एक ऐसी वेधशाला जहां पर जो तापमान है, वायु दाब है, जो आर्द्रता है, इसके अलावा वर्षा है, इन सबको मापने वाले यंत्र रखे जाते हैं और इन सबको मापा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है और पूरे देश में इसकी सूचना दी जाती है। ये काम किसका होता है? धरातलीय वेधशाला का। जैसे आप स्कूल में क्यों जाते हो? स्कूल एक प्रॉपर संस्था है, या कॉलेज में जाते हो या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वो क्या होती है? एक प्रॉपर संस्था है जहाँ पर आप विभिन्न उद्देश्यों के लिए जाते हो। इसी तरीके से विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो जलवायु दशाएं होती है, जो मौसमी दशाएं होती है, उन मौसमी दशाओं को पता करने के लिए कुछ विशेष संस्थान स्थापित किए गए हैं जिसे हम वेधशालाएं कहते हैं, धरातलीय या मौसम वेधशालाएं कहते हैं। समझ गए? एक आदर्श वेधशाला कौन सी होती है? एक अच्छी वेल कंडीशन वाली वेधशाला कौन सी होएगी? तो दोस्तों एक अच्छा, मैं पूछूं आपसे, एक अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा होएगा? तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट वो होगा जहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी उपलब्ध करवाए, हर सब्जेक्ट की बार बार आपके टेस्ट ले, बार बार आपको आपकी जो क्लास लगनी चाहिए वो लगे। तो ऐसे ही एक आदर्श वेधशाला वो होगी जहाँ पर हर प्रकार की रिक्वायरमेंट वाले यंत्र उपलब्ध हो, जैसे कि तापमान को मापने वाले यंत्र हो, एक वर्षा को मापने वाले यंत्र हो, इसके अलावा वायु दाब को मापने वाले यंत्र हो, वायु की दिशा को मापने वाले यंत्र हो। ये सब यंत्र इस मौसम वेधशाला में पाए जाते हैं। समझ गए? तो आदर्श मौसम वेधशाला क्या होती है ये भी हमने समझ लिया है। ज़्यादा कुछ इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, फिर भी अगर मान लीजिए कि एग्जामिनर जो है, जो आपके कॉलेज आयुक्तालय है, वो अगर किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आपके सामने पेश करे तो आप उसके लिए एबल रहे कि आप उसका आंसर आसानी से दे सके। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं। मैंने कल रात को लगभग 10:30-11 बजे का टाइम था, तो एक लाइव चैनल चल रहा था, एक लाइव क्लास चल रही थी। लगभग 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर थे और 44-45 बच्चे लाइव देख भी रहे थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पढ़ा क्या रहे थे। मैंने उस लाइव को देखा, अटेंड किया, 2-4 मिनट देखी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो पढ़ा क्या रहे हैं। मतलब उन्हें प्लेट विवर्तन की नहीं पता, उन्हें ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं पता, वो पता नहीं उसका क्या मतलब निकाल रहे हैं, क्या आज से निकाल रहे हैं, और वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा जो वो बता रहे हैं, तो बच्चों को क्या समझ में आ रहा होगा। और बोल रहे हैं कि मेरे को 200 लाइक तो करो, 200 लाइक तो करो। अरे भाई 200 लठ मारो इनके। क्यों बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं? क्यों बच्चों को डाइवर्ट कर रहे हैं? कम से कम अच्छा ज्ञान नहीं दे सकते तो बच्चों को गलत ज्ञान तो मत दो, है ना। अब उनको ज्वालामुखी प्रक्रिया का नहीं पता, ज्वालामुखी किस तरीके से निकलती है, लावा कैसे निकलता है, लेकिन बताए जा रहे हैं, लाइव चला रखे हैं, बताए जा रहे हैं, पता नहीं बता क्या रहे हैं। प्लेट विवर्तन की पता नहीं क्या बता रहे हैं, जल चक्र पता नहीं क्या बता रहे हैं। तो आप थोड़ा सा बच के रहिए, आप थोड़ा सा खुद समझिए कि आपको पढ़ना क्या है और जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं क्या। बहुत सारी जगह गलत भी पढ़ाया जाता है, ये बड़े अफसोस की बात है। चलो आगे चलते हैं अपन। आदर्श वेधशाला हो गया, आगे देखते हैं विश्व स्तर पर, पूरे ग्लोबल स्तर पर, यानी कि ग्लोबल लेवल पर ग्रीनविच रेखा को मानक, ग्रीनविच जो रेखा है उसके मानक समय को निर्धारित करते हुए पूरे विश्व में 8 यानी कि 24 घंटे में 8 समय का
कह सकते हैं 8 बार जो है मौसम प्रक्षेपण लिया जाता है, यानी कि मौसम की जानकारी निर्धारित की जाती है, पाठ्यांक को क्या किया जाता है, नोट डाउन किया जाता है, उनको उतारा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और ये हर 3 घंटे के अंतराल पर होता है। जैसे कि 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 15 बजे, 18 बजे, 21 बजे, और फिर वापस आपका क्या हो गया 0, यानी कि 1 बजे। यानी कि अगर हम इसे 24 आवर्स होते हैं और 24 घंटे में अगर हमें इसे 3-3 घंटों में अगर डिवाइड करें तो 8 होते हैं, 8 या 24। तो इस तरीके से 8 बार जो है पूरे दिन का तापमान रिकॉर्ड किया जाता है पूरे ग्लोब लेवल पर, पूरे वैश्विक स्तर पर, है ना। जैसे कि 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, यानी कि कुल मिला के 8 हो गए। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर कितने घंटे बाद में जो मौसमीय जानकारी है उसको रिकॉर्ड किया जाता है? 3 घंटे बाद में। देखो हर 3 घंटे का अंतराल है। इसके अलावा पूरे 24 घंटे में कितनी बार रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है? 8 बार। क्लियर है? प्रमुख मौसम यंत्रों को पढ़ते हैं और पहला मौसम यंत्र आता है आपका कौन सा? तापमापी। तापमापी क्या होता है दोस्तों? तापमान को मापने वाला यंत्र होता है। हवा का टेम्परेचर क्या है, हवा के टेम्परेचर को मापने वाले यंत्र को हम तापमापी यंत्र कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, समझिए अभी क्लियर हो जाएगा। तापमापी 2 प्रकार की रखी जाती है, एक न्यूनतम तापमापी और एक अधिकतम तापमापी। न्यूनतम तापमापी जो होती है वो कम से कम जिस समय पर, जैसे मान लीजिए हमने 24 घंटे के लिए 24 घंटे का तापमान रिकॉर्ड करने के लिए तापमापी को अपन ने रखा, तो अपन कितनी तापमापी रखेंगे? 2 तापमापी, एक न्यूनतम रिकॉर्ड करेगी और एक अधिकतम रिकॉर्ड करेगी। यानी कि इस 24 घंटे में, जैसे मान लीजिए एक समय था जब रात के 12 बज रहे थे, तब टेम्परेचर 14 डिग्री हो गया था। कितना डिग्री? 14 डिग्री। और जब दिन के 12 बज रहे थे तब टेम्परेचर 42 डिग्री हो गया था। समझ लीजिए ये क्या है? डे का समय, और ये क्या है? नाइट का समय। तो न्यूनतम तापमापी क्या करेगी? इस पाठ्यांक को क्या करेगी? रिकॉर्ड करेगी। और अधिकतम तापमापी जो होगी वो इस पाठ्यांक को रिकॉर्ड करेगी, है ना। तो ये 2 प्रकार की तापमापी होती है, जो एक तो सबसे कम वाले टेम्परेचर को रिकॉर्ड करती है और एक सबसे अधिक वाले टेम्परेचर को रिकॉर्ड करती है। अब बात करते हैं कि ये ऐसा यंत्र क्या होता है जो इस तरीके से ये तापमान को रिकॉर्ड करता है। दोस्तों ये जो यंत्र होता है वो एक नली, कांच की नली होती है। देखिए इस तरीके की कांच की नली होती है जिसमें नीचे क्या होता है? ट्यूब होती है, बल्ब होता है। नीचे क्या होती है? बल्ब या ट्यूब जिसे हम कहते हैं वो होती है। ये जो ट्यूब होती है ये हवा के संपर्क में रहती है ना। और इसमें क्या भरा जाता है? पारा या फिर अल्कोहल भरा जाता है। अगर फिर भी आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना हो तो न्यूनतम तापमापी में अल्कोहल भरा जाता है और अधिकतम तापमापी में पारा भी भर सकते हैं या फिर अल्कोहल भी भर सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि तापमापी यंत्र में निम्न में से कौन सा द्रव्य पदार्थ भरा जाता है। नीचे आ जाए जल, फिर आ जाए आपका अल्कोहल, फिर कोई दूसरी चीज़ें आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है न्यूनतम तापमापी में अल्कोहल और अधिकतम तापमापी में पारा या फिर अल्कोहल ये भरा जाता है। ये भरने के बाद में इस नली के किनारे पर आप देखोगे तो इस तरीके से पाठ्यांक होते हैं। पाठ्यांक मतलब जैसे आप स्केल लेते हो तो स्केल के एक किनारे पर या दोनों किनारों पर क्या होते हैं? पाठ्यांक होते हैं। जितनी रेखा अपने को खींचनी होती है उस तरीके से हम स्केल से खींच लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? पारा या अल्कोहल होता है। क्या होता है? पारा या अल्कोहल होता है। अब अपन देख लेते हैं एक बार न्यूनतम तापमापी। न्यूनतम तापमापी में क्या होता है? जब हवा, ठंडी हवा इसके संपर्क में आती है, बल्ब के संपर्क में आती है, तो ये पारा क्या होता है? नीचे की ओर बैठ जाता है, नीचे की ओर बैठ जाता है। अब इसमें एक क्या होती है? पिन होती है। एक पिन होती है जो क्या क्या करेगी? जब जिस जगह ये न्यूनतम जाके रुकेगा ना, वहीं पे ये नीचे तो जाने देगी पारा को, लेकिन ऊपर नहीं जाने देगी। तो ये पिन इस पारा को रोक कर रखेगी। तो जिस समय पर सबसे कम टेम्परेचर हुआ था, जिस समय पर सबसे कम पारा नीचे गया था, उस जगह पर उस पारा को रोक कर रखेगी एक पिन जो इसमें लगी हुई होती है। ठीक वैसे ही अधिकतम तापमापी काम करती है। इसमें क्या करता है? अधिकतम तापमापी में जैसे ये आपकी तापमापी है, इसमें भी वही इधर क्या बने हुए हैं? स्केल बनी हुई है, पाठ्यांक बने हुए हैं, टेम्परेचर लिखा हुआ है कि यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री माइनस के, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 10, 20, 30 ऐसे। तो जहाँ तक पारा जाएगा वो टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा? जैसे ही ये बल्ब गर्म हवा के संपर्क में आएगा ये ऊपर की ओर जाएगा,
जब ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर एक पिन होती है जो इस पारा को ऊपर तो बढ़ने देती है लेकिन नीचे नहीं आने देती। समझ रहे आप लोग? तो जैसे ही ये ऊपर जहाँ तक ऊपर जाएगा, जिस समय पर ये जहाँ तक ऊपर जाएगा वहीं पर जाकर ठहर जाएगा, क्योंकि वो नीचे पिन रहेगी जो इसे वापस नीचे नहीं लाने देगी। तो ये दोनों तापमापी हो गई जो न्यूनतम और अधिकतम तापमापी है। अब आपसे पूछा जाता है कि तापांतर क्या होता है, तो तापांतर वही होता है, इस तापमापी का और इस तापमापी का अंतर क्या होता है, तापांतर होता है। यानी कि न्यूनतम तापमान कितना है, अधिकतम तापमान कितना है। जैसे कि अभी अपन ने देखा कि एक दिन हमने दोनों तापमापियों को लगाया तो इसका जो तापमान न्यूनतम नाइट को 14 डिग्री और दिन में इसका 42 डिग्री। तो बताइए इस क्षेत्र का तापांतर क्या हुआ, तो 24 - 14 करेंगे तो तापांतर कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। यानी कि 24 घंटे में 10 डिग्री के तापमान का अंतर पाया गया है इस क्षेत्र में। अच्छा सॉरी 42 है क्या, 42, तो 42 में से 14 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ आप लोग, 32, और 32 में से 4 गए तो 28 डिग्री। समझ गए? अच्छा अब देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं। ये जो तापमान मापा जाता है ना, ये सेंटीग्रेड में भी मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है और केल्विन में भी मापा जाता है। किस किस में? सेंटीग्रेड में भी मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है और केल्विन में भी मापा जाता है। आपको दोनों याद रखने हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, क्योंकि अपने एनसीईआरटी में ये दोनों टेम्परेचर इकाइयाँ बहुत ज़्यादा बार आती हैं। तो तापमान को मापने की इकाई क्या होती है? तापमान को मापने की इकाई होती है सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। दोनों में अंतर होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना तब फ़ारेनहाइट होता है 32 डिग्री। ध्यान रखिएगा, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब फ़ारेनहाइट कितना होता है, 32 डिग्री। अब इसको मैं ऐसे कहूँ अगर, जैसे कि मान लीजिए आपके धरातलीय क्षेत्र का जो टेम्परेचर है, आपके धरातलीय क्षेत्र का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे पूछ ले, एग्जाम में पूछ ले कि मान लीजिए आपके क्षेत्र का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप इसे फ़ारेनहाइट में बताओ कितने फ़ारेनहाइट है ये। सेंटीग्रेड तो दे दिया उसने 20 डिग्री है, लेकिन सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों सेम आंकड़े नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। तो सेंटीग्रेड से आपको फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो आप किस तरीके से निकालोगे, तो सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया अपन ने सेंटीग्रेड इंटू 1.8 प्लस 32, ये करना होता है। जैसे सेंटीग्रेड कितना है आपका, 20 इंटू 1.8 प्लस 32, इस तरीके से निकालेंगे। तो इसको, ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। तो इस तरीके से ये जब ये आंकड़े अपने पास में आ जाएंगे तो अपन क्या निकाल लेंगे, इसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे और ये कितना हो जाएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप निकाल लेना, आप 2-3 और टेम्परेचर लेकर, सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेकर आप इसको हल करना। जैसे बस यही मैथ में आएंगे तुम्हारे, और मैथ में आएंगे क्या, जैसे मैं बोलूँ कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है इसको फ़ारेनहाइट में कितने बोलेंगे, कितने इसके पाठ्यांक होंगे। क्लियर है? चलो अब आगे वाले यंत्र पे चलते हैं। ये पहला यंत्र अपन ने कंप्लीट किया, कौन सा, तापमापी यंत्र है ना, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमापी को समझा हमने। इसमें पाठ्यांक होते हैं, एक नली होती है, शीशे की नली होती है जिसमें बल्ब होता है, नीचे ट्यूब होती है जो हवा के संपर्क में आती है। गर्म होने पर पारा ऊपर की ओर, ठंडा होने पर नीचे की ओर बैठता है। इस नली में एक पिन होती है जो नीचे जाने पर पारे को वहीं रोक लेती है, ऊपर जाने पर इसको वहीं रोक लेती है। तो एक जो न्यूनतम तापमापी होती है वो किसी भी समय का न्यूनतम तापमान दर्ज करती है, जबकि अधिकतम तापमान भी किसी भी समय का अधिकतम तापमान दर्ज करती है। अब तो अपन ने तापमापी यंत्र देखा, तापमापी पे अपन ने न्यूनतम तापमापी और अधिकतम तापमापी दोनों यंत्रों को अपन ने पढ़ा। अब ये जो तापमापी यंत्र है इनको रखा कहाँ पर जाता है? क्या ऐसे ही कहीं पर रख दिया जाता है या कहीं पर छोड़ दिया जाता है? नहीं, इसे रखने के लिए एक विशेष फ्रेम बनाया जाता है, एक विशेष स्टैंड बनाया जाता है जिसे कहते हैं स्टीवेसन स्क्रीन। क्या कहते हैं? स्टीवेसन स्क्रीन। ये फ्रेम, ये स्टैंड कुछ इस तरीके से बनाया जाता है ताकि इस तापमापियों पर ना तो वर्षा का प्रभाव पड़े, ना सूर्य की किरणों का प्रभाव पड़े, और ना ही जो सूर्य विकिरण है उससे ये गर्म हो। ये लकड़ी का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? लकड़ी का। मैं लिख देता हूँ, किसका बना होता है? लकड़ी का। इस लकड़ी पे जो कलर किया जाता है वो सफ़ेद कलर किया जाता है। सफ़ेद कलर क्यों किया जाता है? जब अपन पढ़ रहे थे पीछे वाले चैप्टर में कि हर वस्तु का रिएक्शन सूर्य ताप के
के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। अगर गहरा रंग होगा तो वो क्या करेगी, सूर्य की किरणों को अब्जॉर्व करेगी, जबकि जो हल्का रंग होता है या सफ़ेद रंग होता है वो परावर्तित कर देता है। तो इस पर सफ़ेद रंग किया जाता है ताकि सूर्य की किरणों से ये गर्म ना हो, समझ गए। लकड़ी का होता है ताकि ये गर्म ना हो, लोहे का होगा तो शीघ्र ही गर्म हो जाएगा। इसके अलावा इसमें झरोखे होते हैं। झरोखे क्या होते हैं, जैसे आपने सीमेंट वाली जाली देखी होगी, सीमेंट वाली जाली देखिए, या फिर जो कूलर वगैरह आते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जब अपन कूलर चलाते हैं तो जब पानी साइड से जाता है तो वो बाहर नहीं जा पाता, वो अंदर के अंदर ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि साइड में कुछ इस तरीके के बने हुए होते हैं, है ना, जिससे हवा तो पास हो सकती है लेकिन ना ही तो धूप अंदर जाएगी, ना ही आपकी जो है बारिश का पानी अंदर जाएगा, और ना ही जो है वो सूर्य की किरणें अंदर प्रवेश कर पाएगी। यानी कि अगर अपन देखें अपने सीमेंट वाली जो जाली होती है, सीमेंट वाली जाली जो अपने कूलर में थोड़ा सा उल्टा होता है, सीमेंट वाली जाली में कैसे होते हैं झरोखे, कुछ इस तरीके के बने होते हैं ताकि वो हवा तो अंदर आ जाती है लेकिन जैसे ही पानी गिरता है तो वो पानी बाहर निकल जाता है। दूसरा, सूर्य की किरणें भी अंदर नहीं आ पाती, तो झरोखे बने हुए होते हैं। सफ़ेद कलर का होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, एक स्टैंड बना होता है जिसे हम स्टीवेशन स्क्रीन कहते हैं, जिसमें तापमापियों को रखा जाता है। ये ज़मीन से लगभग 3.6 फीट की ऊंचाई पर रखा जाता है। यानी कि इसके 4 क्या होते हैं, पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं जो इसे ज़मीन से 3.5 फीट की ऊंचाई पर रखते हैं। इन पैरों को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है ताकि हवा से ये हिले डुले ना, है ना, इनमें किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन ना हो। तो ये स्टीवेशन स्क्रीन आपको याद रखनी है। तापमापियों को रखने का एक स्टैंड होता है, लकड़ी का बना होता है, सफ़ेद रंग का होता है, झरोखे होते हैं। सबके बारे में बता दिया मैंने, लकड़ी का क्यों होता है, सफ़ेद रंग का क्यों होता है, झरोखे क्यों होते हैं, और हाइट कितनी होती है, 3.5 फीट। 4 पैर होते हैं जो ज़मीन में गड़े हुए होते हैं। आगे देखते हैं आर्द्रता को मापने का यंत्र। देखिए ऐसे कुछ होता है आर्द्रता को मापने का यंत्र। इसमें भी 2 तापमापी होती है, एक तो आर्द्र बल्ब तापमापी और एक शुष्क बल्ब तापमापी। समझने की कोशिश कीजिए, एक होती है आर्द्र बल्ब तापमापी और एक होती है शुष्क बल्ब तापमापी। ठीक वैसे ही संरचना होती है, इसमें नीचे ट्यूब होती है, बल्ब होती है, ये कांच की नलियाँ होती है। अब इसमें क्या होता है, इन दोनों को एक ही लकड़ी के फ्रेम में फिट कर दिया जाता है। दोनों, जो आर्द्र बल्ब तापमापी हो या फिर शुष्क बल्ब तापमापी हो, दोनों को ही एक लकड़ी के तख्ते में फिट कर दिया जाता है, लकड़ी के बॉक्स में फिट कर दिया जाता है। दोनों में अंतर इतना होता है कि जो शुष्क तापमापी जो यंत्र है, शुष्क तापमापी का नीचे वाला जो बल्ब है वो खुला छोड़ा जाता है हवा में, जबकि आर्द्र तापमापी का जो बल्ब होता है उसे मलमल का कपड़े में लिपेट दिया जाता है। किसमें? जैसे मान लीजिए ये आर्द्रता वाला है तो यहाँ पर क्या होगा, मलमल का कपड़ा लपेट दिया और इस मलमल के कपड़े को गीला कर दिया। नीचे क्या होगा, नीचे कुछ पात्र रख दिया जिसमें जल भर दिया ताकि ये कपड़ा हमेशा गीला रहे। समझ गए? यानी कि कुछ नीचे पात्र रख दिए जिसमें जल भर दिया, और इस जल की वजह से जो आर्द्र बल्ब तापमापी है उसका बल्ब हमेशा वो मलमल का कपड़ा गीला रखेगा। अब होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर हवाएं शुष्क रहेगी, यानी कि हवाएं क्या रहेगी, सूखी रहेगी। ये अपन ने ज्योग्राफी वाले जो थ्योरी वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ लिया था अपन ने कि जो शुष्क बल्ब तापमापी होती है वो किस तरह, जो शुष्क हवाएं होती है वो कौन सी होती है ना। तो जो अगर हवाएं शुष्क होगी तो हवाएं शुष्क होगी तो क्या होगा, ये जो नीचे जो पानी भरा हुआ है इसका क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, हवाएं शुष्क होगी तो इसका वाष्पीकरण होगा। पानी जो है वाष्प बन के गर्म होके बाहर की ओर जाएगा, और जब वाष्पीकरण होगा तो इस नली का टेम्परेचर घट जाएगा, नली का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। और जब नली का टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पाठ्यांक भी गिर जाएंगे, जबकि इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा टेम्परेचर बाहर का है वैसा ही टेम्परेचर यहाँ का होगा, लेकिन इसका टेम्परेचर घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की वजह से, यहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है, और वाष्पीकरण होने की वजह से क्या हो रहा है कि इस नली का तापमान घट रहा है, और तापमान घट रहा है तो दोनों के जो पाठ्यांक है उनमें क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। समझ गए? यानी कि इसका पाठ्यांक गिर जाएगा और इसका एज इट इज बना रहेगा, तो दोनों में अंतर आ जाएगा। तो मतलब अपन कह सकते हैं
कि जितनी अधिक शुष्क हवाएं होगी उतना वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, जितना वाष्पीकरण ज़्यादा होगा उतना ही इस नली का टेम्परेचर घटेगा। तो हम आर्द्रता को इस प्रकार से मापते हैं, समझ गए। देखियो, लकड़ी के तख्ते में फिट होते हैं, शुष्क तापमापी व बल्ब खुला और आर्द्र तापमापी का बल्ब मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। आर्द्र बल्ब तापमापी का तापमान घटेगा जब वाष्पीकरण होगा, तो शुष्क वायु से वाष्पीकरण अधिक होगा और दोनों तापमापी में अंतर बढ़ जाएगा। और तापमापी में अंतर बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो है अपने पास में आर्द्रता को मापने का एक सिस्टम तैयार हो जाएगा कि आर्द्रता कितनी है वायु में या कितनी नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि इस यंत्र से कैसे पता चलेगा कि वायु में आर्द्रता है या नहीं है। अगर वायु बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण कर रही है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण हो रहा है, तो मतलब हवा सूखी है, उसमें आर्द्रता की कमी है, समझ गए। और अगर आर्द्रता नहीं बढ़ रही, यानी कि इससे वाष्पीकरण नहीं हो रहा, तो मतलब आर्द्रता में ह्यूमिडिटी है, हवा में आर्द्रता है, इसलिए इसमें वाष्पीकरण नहीं हो रहा। अपन ने पढ़ा था कि जब संतृप्त वायु किसे कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं, अगर वो चीज़ें आपको याद है तो आप क्लियरली ये समझ गए होंगे। जो संतृप्त वायु होती है जिसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, अब संतृप्त वायु और आर्द्रता लेगी नहीं तो मतलब उसमें आर्द्रता ज़्यादा है। और अगर शुष्क वायु होगी तो इसमें वाष्पीकरण होगा, क्योंकि वो आर्द्रता लेगी, तो इसमें वाष्पीकरण होगा तो इसका टेम्परेचर घट जाएगा। टेम्परेचर घटते ही दोनों में अंतर आ जाएगा, है ना, इसके और इसके पाठ्यांक में अंतर आ जाएगा। अंतर आने का मतलब क्या हो गया कि आर्द्रता की कमी हवा में है। जितना अंतर अधिक होगा आर्द्रता की कमी हवा में उतनी ही अधिक होगी। आज के लिए इतना ही। कल अपन आगे वाले जो यंत्र है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय भारत, जय हिंद।